हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। आज मैं क्लास 10वीं का साइंस 1 का सेतु अभ्यास क्रम पूर्व चाचड़ी या पूर्व परीक्षा का पूरा वीडियो ट्रांसलेट करके और इसका आंसर भी लिख कर लाई हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये 12 नंबर का 30 मिनट के लिए प्रश्न है। प्रश्न और उत्तर सभी आपको दिए हैं, तो इसको पूरा देखिए। जैसे पहला प्रश्न दिया है कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तरंग मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार क्षेत्र के किनारे बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है, तो स्वराली द्वारा काटी गई दूरी और उसके विस्थापन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि इसकी त्रिज्या क्या होती है, स्मॉल आर होती है, इसलिए इसका व्यास क्या होगा, व्यास क्या हो जाएगा, व्यास मतलब ए से बी जो पार्ट है वो होता है बराबर 2r हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या का क्या होता है, व्यास दुगना होता है। उसके बाद क्या अगला इसमें दिया विस्थापन और दूरी, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन कितना दूरी तय करेगा, ए से बी तक जाने में जो उसका व्यास होगा वही उसका विस्थापन होगा, 2r हो जाएगा। और वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr होती है, लेकिन ये पूर्ण वृत्त नहीं है, ये अर्धवृत्ति है, तो 2πr न होकर ये क्या हो जाएगा, किंतु ये क्या है, किंतु यह एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है, इसलिए इसका जो है दूरी क्या हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी, 2πr की जगह πr हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद दूरी व विस्थापन में संबंध पूछ रहा है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसलिए दूरी व विस्थापन में अनुपात या संबंध बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे क्या हो जाएगा, विस्थापन। विस्थापन यहाँ पे क्या है, बराबर क्या हो जाएगा, πr बटे 2r। तो एक आर से कैंसिल होकर एक आर बचेगा, तो पाई बटे आर, इसको लिख सकते हैं पाई संबंधे आर, पाई बटे आर, या इसको लिख सकते हैं पाई संबंधे आर, यही संबंध ज्ञात होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अगला प्रश्न दिया है कि यौगिक हमेशा पूर्णांक होते हैं, शास्त्रीय कारण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यौगिकों में इलेक्ट्रॉनों का लेन देन अपूर्णांक भिन्न या फ्रैक्शन यानी कि दशमलव में नहीं होता है, इसलिए यौगिक हमेशा पूर्णांक होते हैं। ठीक है, फिर दिया निम्नलिखित अम्लों को प्रबल अम्ल तथा सौम्य अम्ल में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे कुछ अम्लों दिए गए हैं, तो उसको प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, जैसे HCl और HNO3, ये दोनों क्या हो गए, प्रबल अम्ल हो गए। और सौम्य अम्ल में हो जाएगा H2CO3, ठीक है, और CH3COOS, ठीक है, ये हो गए दोनों इसका आंसर। आगे दिया है कि यदि दर्पण को एक दूसरे के समांतर रखा जाए तो दर्पण में कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। तो n बराबर 3, ये बॉक्स जो दिया उसमें भर देंगे 360 बटे 0 - 1, चूँकि किसी भी संख्या में 0 से भाग दी जाती है तो उसका मान अनंत आता है, तो n बराबर इस बॉक्स में आएगा, अनंत प्रतिबिंबों का निर्माण होगा जो एक दूसरे के समांतर होंगे। बस इसका इतना ही आंसर होगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है निम्नलिखित तालिका को हमें क्या करनी है, पूर्ण करनी है, जिसमें कार्बन में क्रिस्टलीय स्फटिक है, तो यहाँ पे दूसरा बॉक्स जो फिल करना है यहाँ पे हो जाएगा यौगिक अवस्था। उसके बाद हीरा तो ऑलरेडी दिया है, ग्रेफाइट और फुलरिन हम लिख लेंगे। उसके बाद चारकोल और कोल दिया हुआ है, यहाँ पर कोल भर कंप्लीट कर लेंगे, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आते हैं इसी में अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, केवल कोई 2 करना है। नीचे दी गई आकृति को पहचानिए और दी गई संख्या के नाम लिखिए। तो ये आकृति जो है आपका ध्वनि वाले चैप्टर से है, इसको देख लीजिए। इसमें जो नंबर दिए गए उन नंबर का मैं नाम लिख दी हूँ और आकृति आपको स्क्रीन पर दिख रही है। तो क्या होगा, पहले नंबर पर परावर्तित ध्वनि, दूसरे नंबर पर गायक, तीसरे पर सीधे आने वाली ध्वनि और चौथे पे श्रोता। ये 4 इसके उत्तर हो जाएंगे। फिर एक चित्र दिया गया है जिसमें पेंसिल और सेल और विद्युत परिपथ बनाया गया है, ये भी स्क्रीन पर आपको आकृति दिख रही है। इसमें क्या दिया है, यदि चित्र में प्रयोग किए गए परिपथ में विद्युत धारा चालू कर दी जाए तो क्या होगा। तो इसका उत्तर पहले का होगा, धारा प्रवाह होने पर बल्ब जल जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न दिया है, पेंसिल में कौन सा पदार्थ होता है, तो इसका उत्तर होगा पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। फिर इसी में दिया है, प्रयोग में इसके कौन से गुण पाए जाते हैं, तो ग्रेफाइट विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, इसका यही एक गुण पाया जाता है। तो ये 3 प्रश्न एक एक करके पूछा है और मैंने एक एक करके उसका आंसर यहाँ पे राइट किया है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न दिया है कि स्पष्ट कीजिए ये कि क्रिस्टल जल क्या होता है, क्रिस्टल जल युक्त लवण तथा उसके उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर देखिए
क्रिस्टलीकरण पानी के अणुओं की वह मात्रा है जो लवण की एक इकाई में मौजूद होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पानी के अणु में जो क्रिस्टल की संरचना का हिस्सा बनते हैं क्रिस्टलीकरण का पानी कहलाते हैं। वे क्रिस्टल को अपना आकार तथा क्रिस्टल देते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या दिखा है जी, CuSO4 जिसे कॉपर सल्फेट बोलते हैं। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक व एंटी फंगल के रूप में किया जाता है। और दूसरा है CaSO4 जिसे कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में किया जाता है। तो ये पूरा आंसर आपको हो जाएगा जो स्क्रीन पे दिख रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्या निम्नलिखित तत्वों के लिए चिन्ह बताइए और उनके उपयोग कीजिए। ये तत्वों के नाम दिया है, इसका आंसर भी मैंने सामने लिख दिया है। तत्व क्या है, पहला दिया है विद्युत रोधी या प्रतिरोध, तो ये प्रतिरोध का ऐसे चित्र बनेगा और इसका उपयोग है परिपथ में जाने वाली धारा को रोकना। ठीक है, फिर दूसरा दिया वोल्ट मीटर का ऐसे डायग्राम इंडिकेशन होगा, चिन्ह होगा और इसका कार्य है, उपयोग है विभवांतर का मापन करना। और तीसरा है विद्युत बल्ब को ऐसे दिखाते हैं और ये क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जांच करना। ठीक है, तो इस तरीके से चौथा प्रश्न हो जाएगा। आखिरी प्रश्न पर आते हैं। आखिरी प्रश्न क्या दिया, निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दिए गए बल के कारण धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य होगा। तो बंद वाहन को धक्का देना, ये क्या होगा, धनात्मक कार्य या त्वरण होगा। दूसरा है अपने मित्र द्वारा फेंकी गई गेंद को पकड़ना, ऋणात्मक कार्य होगा। और तीसरा है रस्सी के सिरे पर पत्थर बांधकर गोल गोल घुमाना, ये शून्य कार्य होगा या त्वरण होगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।